हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैनिया। और आज हम जो आपकी ऐसे है प्रोज़ है अ गर्ल विद ए बास्केट, उसके सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया है, तो अगर आपने उसको ना देखा हो तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको फर्स्ट पार्ट को नहीं देखेंगे तो सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है आप फर्स्ट पार्ट को भी देख लीजिए, तभी ये लेसन पूरा कंप्लीट होगा। उसमें मैंने आपको जनरली इस लेसन के बारे में बताया है, और फिर हमने आधा लेसन उसको पढ़ाया भी है लाइन टू लाइन। आप उसको देख लीजिए। तो उसके बाद में थोड़ा सा एक प्रीव्यू भी कर लेते हैं। तो पोएट राइटर हैं विलियम सी डगलस, जो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो। तो भारत की यात्रा पर आए हुए रानीखेत जा रहे हैं, और उन्होंने ट्रेन से यात्रा बरेली तक की। तो उस रास्ते में जो भी एक्सपीरियंसेस उनको फील हुए, उन्होंने इस ऐसे के माध्यम से शेयर किया है। तो वो कहते हैं कि जो है ट्रेन बहुत स्लो थी, और जहाँ हर स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी, मैं जो है स्टेशन पर उतर करके लोगों से बातें करता था, देखता था। मैं पूरे भारत की एक नब्ज़ को जानना चाहता था। 3 लोगों से मैंने लगभग बात की, तो उसमें से एक आदमी था जो इंग्लिश बोलता था। उसके बाद में भारत की गाँव की चर्चा पोएट राइटर करते हैं। कहते हैं कि जो गांव थे वो बहुत ही सुंदर थे, और मिट्टी के घर थे, छप्पर के बने हुए थे, उन पर पंपकिन की लताएं चढ़ी हुई थी, फूल खिले हुए थे। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि एक स्टेशन पर जब मैं उतरा, तो ये जो है छोटे छोटे बच्चों ने मुझे घेर लिया। उनके हाथ में डलिया था, बास्केट थे, हाथ के बने हुए थे और नरगुल के बने हुए थे, और छोटी बच्ची छोटी मोटी डिज़ाइन भी बनी हुई थी। तो वह ऊंची ऊंची आवाज़ में अब भेजने की आवाज़ कुछ कर रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन मैं उनके भाव को समझ रहा था कि वे बेचने की ही जो है कन्वे कर रहे हैं अपने मैसेज को। उसके बाद में जो फिर कहता है कि बताता है कि ये जो बच्चे थे वो रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे। रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी बच्चे थे। वो शरणार्थी बच्चे थे जो भारत और पाकिस्तान में बंटवारे के समय जो है पाकिस्तान से भाग करके आए थे। ये बहुत गरीब थे, घरों के थे, और जब वहाँ से चले तो भारत जब पहुँचे तो ये और ज़्यादा गरीब हो गए। और इनमें बहुत सारे तो उनके पेरेंट्स जो है रास्ते में ही मर गए, भूख और प्यास से रास्ते में ही मर गए। तो उन्हीं के बच्चे जो ये थे रिफ्यूजी के रूप में थे। तो भारत की जो पार्टीशन के भी एक दृश्य इसमें मिलता है आपको, तो आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। फर्स्ट पार्ट इसीलिए इसको देख लीजिए। तो उसके आगे हम शुरू करते हैं। तो हमारा इसमें क्या है, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज़। इन शरणार्थी बच्चियों के जो चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, जो बच्चे बास्केट बेच रहे थे, वर सन्स एंड डॉटर्स, ये बेटा और बेटी थे ऑफ दीज रिफ्यूजीज़, इन्हीं जो शरणार्थियों के बच्चे थे। दे आर देयर पेरेंट्स, वे या उनके पेरेंट्स और रिलेटिव्स या उनके संबंधी हैड गेदर्ड इन द सिटीज़, शहरों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग ऑफ स्टॉल्स, छोटे मोटे दुकान इन्होंने बनाया था। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, छोटे छोटे साधारण जो है सामानों को बनाते थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, और जो है ट्राइंग कोशिश करे थे टू मेक ए लिविंग, एक जीविका अर्जित करें मार्केट में अपनी जीविका अर्जित करने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और ये जो शहर थे वे पहले से ही बहुत ही क्राउडेड हो चुके थे, क्योंकि सारे रिफ्यूजीज जो है आ चुके थे और जगह पर भीड़ ही भीड़ दिखाई देती थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ्स एंड ग्रास शेड्स, वे जो है कपड़ों के और घास फूस के बने हुए शेड में, टेंट में रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट, जो गली में एक लाइन में बने हुए थे, लाइन टू लाइन बने हुए थे। द पीजेंट्स, जो किसान थे, एमंग दीज रिफ्यूजीज़, इन रिफ्यूजीज़ में से जो किसान थे, हैड बीन एकस्टम्ड, जो सध चुके थे, ढल रहे थे, टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 ये। राइटर यहाँ बता रहा है कि जो ये किसान थे, इन्हीं किसानों में से, जो रिफ्यूजीज़ में से जो किसान थे,
वह अपने जीवन को देयर लाइफ्स अपने जीविका को या जीवन को ढाल रहे थे और इनकी किसानी में ढाल रहे थे और इनकी जो सालाना इनकम थी वो $100 से अधिक नहीं थी। मतलब इनकी जो फैमिली एनुअल इनकम थी, वार्षिक जो आमदनी थी, वो $100 से अधिक नहीं थी। तो राइटर बता रहा है द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट ए डे आर लेस देन $2 ए वीक। और जो एवरेज अनस्किल्ड यानी अकुशल जो मज़दूर थे, मेक्स 30 सेंट्स ये डे, इनको जो है एक दिन में 30 सेंट से ज़्यादा नहीं मिलता था। और इस प्रकार से $2 ये वीक, ये $2 एक सप्ताह में 7 दिन काम करने पर $2 से ज़्यादा इनको नहीं मिलता था। देयर इज़ वन मील ये डे, उन्हें एक टाइम जो है भोजन हो पाता था। और उस भोजन में क्या क्या रहता था? एन ओनियन, एक प्याज, ये पीस ऑफ ब्रेड, ज़्यादा ज़्यादा एक रोटी का टुकड़ा रहता था, ये बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, जो है एक कटोरी में दाल होती थी दूध के साथ, परहैप्स ये बीट ऑफ गोट चीज़, और शायद ही जो है इनको गोट चीज़ का यानी गोट मीस गोट के दूध का बना हुआ चीज़ यानी पनीर, गोट के दूध का बना हुआ पनीर शायद ही इनको उसका टुकड़ा मिल पाता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, यानी इनको कोई किसी भी प्रकार का न तो चाय, न कॉफ़ी, न फैट, न मिठाई, न मीट इनको मिल नहीं पाता था। इस प्रकार से इतनी इनकी गरीबी थी। $100 ये ईयर, $100 एक साल में, इज़ नॉट $2 ये वीक, एक हफ्ता में $2 भी नहीं होता है। एट इवन, इसके बावजूद भी, दैट स्मॉल अमाउंट, वो छोटा अमाउंट, इज़ हार्ड, कठिन होता था, टू अर्न, कमाना, बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपुल टू पुअर टू बाय देम। यानी $100 एक साल में यानी एक हफ्ते में $2 भी नहीं होता था, और इतना छोटा अमाउंट कमाना, इज़ हार्ड टू अर्न, कमाना मुश्किल होता था, बाय सेलिंग बास्केट्स, दलिया को बेच कर कमाना मुश्किल होता था, टू पीपुल टू पुअर टू बाय देम, क्योंकि लोग जो थे बहुत टू पुअर थे, यानी इतने गरीब थे कि वह इन चीज़ों को खरीद नहीं सकते थे। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न, इसमें कोई संदेह नहीं कि यही कारण था कि दीज लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी, मेरे ऊपर डिसेंड कर गए, नहीं मेरे ऊपर जो है उतर आए, लाइक लोकस्टस, टिड्डियों की तरह। आपने भी टिड्डी वाले कहानी सुना ही होगा, अपने देश में टिड्डियों का हमला हुआ था, इसमें लाखों लाखों जो है टिड्डियों का दल जो है एक साथ हमारे फसलों को चट कर जाते थे। तो अभी जल्दी की कहानी है। तो ये टिड्डियों ग्रुप में जो है एक साथ जो है मुझे घेर लेते थे। राइटर कह रहा है कि यही कारण था कि लोग जो है ये बच्चे बेचने वाले मुझ पर जो है टिड्डियों की तरह टूट पड़ते थे। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन, वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, शायद डाउटलेस मतलब निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग सबसे विश्वसनीय मार्केट था, दे हैड सीन उन्होंने जिसको देखा था, यानी अब तक उन्होंने जिनको देखा था उसमें सबसे विश्वसनीय आदमी मैं ही था, जिनके मार्केटिंग के लिए, बिजनेस के लिए। आई बाट वन टाइनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनाज, कुछ आना में मैंने एक छोटा सा टीनी बास्केट यानी टाइनी बास्केट यानी छोटा सा बास्केट मैंने बाट यानी खरीदा। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, फ्रूट बास्केट उससे कुछ ज़्यादा में। ये ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट जो है, ये ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, ₹1 में एक जो है वेस्ट पेपर का बास्केट मैंने खरीदा। ये लवली शुइंग बास्केट फॉर ₹1, और शुइंग बास्केट जो है सिलाई के कपड़े वगैरह सामान रखने के लिए जो बास्केट यूज़ किया, प्यारा सा बास्केट मैंने ₹1 में ख़रीदा। ये फ्यू फाइन्स फॉर एन आना, कुछ फ़ैन ख़रीदा, हैंड फैन एक आना में, और 2 ए पीस। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी आर्म्स यानी मेरी जो बाँह थी वो भर गई। एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स,
और अब तक मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था। चिल्ड्रन पास्ड इन, वह बच्चे पास्ड इन, अंदर आ गए, शाउटिंग दियर वेयर्स, अपने सामानों को जो है बेचने के लिए चिल्ला रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं क्या बन चुका था, एक प्रिजनर बन चुका था, कैदी बन चुका था। कम्प्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिरा हुआ। अनएबल टू मूव, जो मूव भी नहीं कर सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट, सबसे डिलीजेंट, सबसे परिश्रमी। एग्रेसिव मीन्स आक्रामक, लेकिन बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ जिसे कह सकते हो। वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर सी लड़की थी। ऑफ 9 साल की। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने खड़ी हुई थी। यानी राइटर कह रहा है कि इन सभी बच्चों में एक लगभग 9 साल की बच्ची थी जो बहुत ही परिश्रमी सी लग रही थी और बहुत ही तल्लीनता से अपने जो सामानों को बेच रही थी, सुंदर थी, वो मेरे ठीक सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट, उसके हाथ में एक लवली बास्केट था, विद हैंडल के साथ। एंड और सी वांटेड ए रूपी एंड ए हाफ, यानी 1 रुपया और आधा, यानी 1.5 रुपये वो चाह रही थी फॉर इट, इसके लिए। और अबाउट 30 सेंट, यानी अगर हम उसको डॉलर में चेंज करें तो 30 सेंट के आसपास वो पैसे चाह रहे थे। सी वॉज एन ईयरनेस्ट प्लीटर, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, एन ईयरनेस्ट प्लीटर, यानी ईयरनेस्ट मीन्स कह सकते हो कि बहुत ही कुशल, जो प्लीटर मीन्स वो वकील होता है। तो यानी अपने सामानों की बहुत अच्छे ढंग से वो वकालत कर रहे थे। देयर वर टीयर्स इन हर आइज़, उसकी आंखों में क्या थे, आंसू थे। सी प्लीडेड, वो ऐसे तर्क दे रही थी। एंड बेग्ड इन टोन्स, और इस तरह से टोन्स में वो मांग रही थी, इस तरह आवाज़ में, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी का भी हृदय पिघला सकता था। यानी वो उसके मांगने यानी उसके बेचने का जो तरीका था वो इतना सोफिस्टिकेटेड था कि जिसको सुनने के बाद किसी का भी हृदय पसीज सकता था, कोई भी उसको उसके सामान को लेने के लिए तैयार हो सकता था। यानी इसमें जो बच्चे, जिन बच्चों से राइटर घिरा हुआ था, उसमें से एक बच्ची थी, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थी, डिलीजेंट थी, बहुत ही अच्छे ढंग से अपने सामान को बेच रही थी। उसको देखने के बाद में जो है लगभग 9 साल की थी और वो इस टोन से बेच रही थी कि किसी का भी हृदय उससे पसीज सकता था। तो क्या हुआ आगे देखते हैं। माई आर्म्स वर फुल, मेरे जो आर्म्स थे, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई रूम नहीं था, यानी रखने की कोई जगह नहीं थी। लेट अलॉन्ग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, और मुझे किसी अन्य दूसरे बास्केट की ज़रूरत भी नहीं थी। लेट अलॉन्ग एनी नीड अनदर बास्केट, और मुझे दूसरे बास्केट की ज़रूरत भी नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स, अपने बास्केट्स को बैलेंस करते हुए, संभालते हुए। एंड फैंस, अपने फ़ैन को। ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ में। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट, और मैंने अपना हाथ जो है दाहिने कोट में डाला, पॉकेट में। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुझे एक मुट्ठी चेंज यानी छुट्टा पैसे मिले। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, और लघु में ये कुल मिलाकर के 15 सेंट रहे होंगे। व्हिच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जिसको मैंने बास्केट में डाल दिया। That the young girl held imploringly before me, that I reached into my right coat, मैंने अपने हाथ को राइट कोट की पॉकेट में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, मैं एक मुट्ठी जो है चेंज मुझे मिला, छुट्टा पैसे मिले। परहैप्स 15 सेंट्स एट ऑल, ये सब मिलाकर के 15 सेंट रहे होंगे। व्हिच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जिसको मैंने बास्केट में डाल दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो वो लड़की उस बास्केट में डाल दिया, वो जो जिस बास्केट को ले करके वो लड़की बिफोर मी, मेरे सामने, इम्प्लोरिंगली मतलब विनम्रतापूर्वक मेरे सामने ले करके खड़ी थी। यानी मेरे सामने वो लड़की जो विनम्रतापूर्वक अपनी बास्केट को लेकर के खड़ी थी, मैंने उसके बास्केट में लगभग में एक मुट्ठी चेंज को उसके बास्केट में डाल दिया। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। दैट की आई कुड नॉट बाई, मैं खरीद नहीं सकता हूँ द बास्केट, डलिया को। बट एक्सटेंड द ग्रेट्यूटी एज ए सब्सटीट्यूट,
और मैंने जो है ये कृतज्ञता उसके स्थान पर विकल्प के रूप में दे दी। यानी मैं सामान को नहीं खरीद सकता हूँ, इसलिए मैंने ये कृतज्ञता आपके साथ प्रकट की है। आई रियलाइज्ड एट वंस, मैंने तुरंत जो है रियलाइज़ किया, महसूस किया, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने कौन सा अपराध कर दिया था। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, मैले कुचैले कपड़े पहने हुई थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, जो भुखमरी की एज पर थी, यानी भुखमरी की कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, अपनी चिन को उठाया, यानी अपनी ठुड्डी को, अपना सर को उठाया। रीज्ड इनटू द बास्केट, और बास्केट में पहुंची, यानी अपने हाथ को बास्केट में डाला। एंड विद ऑल द प्राइड, पूरे गर्व के साथ, एंड ग्रेसियसनेस, और शालीनता के साथ, ऑफ ए लेडी, एक लेडी की गर्व, आत्मसम्मान और शालीनता के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे जो है पैसे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, तो ऐसी सिचुएशन में केवल मैं एक ही चीज़ कर सकता था, आई बाट द बास्केट, कि मैं बास्केट को खरीद लूँ। तो इसलिए क्या किया विलियम से, मैंने बास्केट को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों की आंसुओं को पोंछा, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के नीचे उतर गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और जो हेडेड फॉर सम ग्रास हट, उन जो है झुग्गी झोपड़ी वाली जो है घास की बनी हुई झोपड़ी की ओर आगे बढ़ गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, जिन्हें उस रात कम से कम 30 सेंट जो है 30 सेंट रुपए मिल गए होंगे, पैसे मिल गए होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी, मैंने कहानी बताई टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये स्टोरी बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वाज वन रीज़न, यही एक कारण है, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मुझे भारत से प्रेम करना पड़ा। उन्होंने कहा कि आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वाज वन रीज़न, ये भी एक कारण था, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं जो है अनायास ही भारत से प्रेम कर बैठा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये जो आपका जो है पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इस पैराग्राफ से राइटर को पूरे भारत की तस्वीर नज़र आती। वो लड़की जो बहुत ही भुखमरी की कगार पर है, फिर भी फ्री में वो कुछ लेना नहीं चाहती, पूरे ही गर्व आत्मसम्मान के साथ उसने राइटर को उसके पैसे वापस कर दिए। अब इस प्रकार से, और अब राइटर के पास उसको खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए राइटर ने उसे खरीद लिया। और लड़की पूरे गर्व के साथ मुस्कुराते हुए अपने जो है झोपड़ी में चली गई। द पीपुल आई सा इन इंडिया, वे लोग जिन्हें आई सा इन इंडिया, जिन्हें मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेजेस, जो गाँव में रहते थे, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेज, जो बड़े ऑफिसेज में रहते थे। वे लोग जिन लोगों से मैंने मिला, जिन्हें मैंने देखा, चाहे वो गाँव में रहते हों या और बड़े ऑफिस में रहते हों, हैव बोथ प्राइड, उन सभी के अंदर क्या था, प्राइड था, यानी आत्मगौरव था, आत्मसम्मान था, एंड ये लिवली सेंस ऑफ डिकेंसी एंड सिटीजनशिप, और उनमें एक जीवित सेंस ऑफ डिकेंसी, यानी सेंस ऑफ डिकेंसी का मतलब जो है आत्मसम्मान की एक भावना थी, एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता की अवधारणा भावना थी। यानी राइटर कह रहा है कि भारत में जिन लोगों से मैं मिला, जिनको मैंने देखा, उन सभी के अंदर आत्मगौरव था, सेंस ऑफ डिकेंसी यानी आत्मसम्मान का जो आचरण था, आत्मसम्मान का आचरण था, और उनके अंदर नागरिकता की भावना थी। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके अंदर आज़ादी के लिए पैशन था। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, इस छोटी सी बच्ची ने, सुंदर बच्ची ने, बॉर्न इन स्कॉलर, जो गंदगी में पैदा हुई थी, एंड पॉवर्टी, और गरीबी में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड थी, यानी अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर,
ग्रामर मतलब किताबी ज्ञान से, एंड मैनर्स और शिष्टाचार से। वो लड़की जो ग्रामर से यानी किताबी से और शिष्टाचार से दोनों प्रकार से शिक्षित थी। हैड गिवन मी ए ग्लिम्पस, उसने मुझे एक ग्लिम्पस दे दिया था, एक झलक दे दी थी। ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के वार्म सोल की, भारत के जोशीले आत्मा की जो है मुझे झलक दे दी थी। उस लड़की ने जो बहुत गरीबी में पैदा हुई थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, शिष्टाचार का उसके पास कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, 9 साल की मात्र थी, उसने पूरे भारत का जो है मुझे दृश्य दिखा दिया था। पूरे भारत का गर्वीला जोशीला जो है आत्मा को मुझे महसूस करा दिया था। और यही कारण है कि मैं भारत से प्रेम कर बैठा। तो ये स्टोरी जो है बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर इसको आप पढ़ेंगे, 2 बार पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। और हैव ए नाइस डे।